वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो चलिए हम लोग आज बिहार स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। यह आपका पार्ट 9 है। आज हम लोग 9वां पार्ट करने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो किया था कौन सा, तो देख लीजिए। क्रांतिकारी गतिविधियों को किया था हम लोगों ने और स्वदेशी आंदोलन को किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। चलिए जो भी नए मेरे छात्र छात्राएँ हैं या फिर जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय पे उपलब्ध हो सके। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को मदद करने की। और जो हमारा सुपर 25 बैच चल रहा है उसके लिए भी प्रिपरेशन रेडी है। अगर आप लोग कोई चाहते हैं जुड़ना तो जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि 1 जुलाई के बाद बंद हो जाएगा ये जो भी है क्लास का एडमिशन। 1 जुलाई तक ही ये ऑफर है। चलिए स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। एक रिक्वेस्ट और है, वैसे लोग ही जुड़ेंगे या मैसेज या कमेंट करेंगे जो सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेके और एग्जामिनेशन निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। बिहार के किसान औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के नियमों, समझेंगे कि क्यों हुआ चंपारण में सत्याग्रह, क्या क्या हुआ। राजकुमार शुक्ल हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनेशन के जैसे, तो ये भी याद रखेंगे आप कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, बिहार के किसान औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के नियमों तथा अंग्रेज व्यापारियों के शोषण से काफ़ी त्रास थे, माने परेशान थे। तो क्या हुआ, क्यों थे परेशान। नील के अंग्रेज व्यापारी जो नीलहे साहब कहे जाते थे, नील के क्या थे, अंग्रेज व्यापारी, उसे कहा जाता है नीलहे साहब। याद रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि नील के अंग्रेज व्यापारी को क्या कहा जाता था, नीलहे साहब कहे जाते थे। वे उत्तरी बिहार के किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। कहाँ के किसानों से, तो उत्तरी बिहार के किसानों से जबरन किस चीज़ की खेती करवाते थे, तो नील की खेती करवाते आ रहे थे। उन्हें केवल अपने लाभ एवं मुनाफा की धुन रहती। बिहार में जहाँ कहीं भी नील की खेती होती थी वहाँ अन्याय एवं शोषण का सबसे विकृत रूप दिखाई पड़ता था। क्योंकि नील वहाँ के लिए, इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स थे, इसलिए ये लोग जहाँ भी नील की खेती होती थी वहाँ पे शोषण स्टार्ट कर देते थे। जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे उन पर अंग्रेज मनमाने ढंग से लगान बढ़ाकर वसूल करते थे। इसलिए प्रशासन, पुलिस और उनकी न्यायपालिका भी इस उत्पीड़न में अंग्रेज जमींदारों को सहयोग करती थी। क्योंकि टोटल सिस्टम उन्हीं का था तो साथ उन्हीं का देगा। नील की विश्वव्यापी मांग, क्योंकि नील की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो क्या है, नील की खेती भारत में होती थी। नील की मांग यूरोप के औद्योगिक घरानों में अधिक थी, इसलिए इसकी व्यावसायिक खेती के लिए अंग्रेज इसे अमेरिका ले गए थे। इसका अंग्रेजी नाम इंडिगो रखा। क्या रखा, इंडिगो। नील का अंग्रेजी नाम क्या है, इंडिगो। इस सब पॉइंट पे बारीकी से ध्यान देखेंगे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। मूल शब्द होता है इसका इंडिकम, जो इंडिया से निकला। क्या हुआ इसका मतलब, जो इंडिया से निकला, इंडिकम, इंडिया से आया हुआ, इंडिया से निकला हुआ आना। यूरोप में यह रंग अत्यंत लोकप्रिय होकर व्यापार के लिए एक अनमोल वस्तु बन गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी तो इसके व्यापार की मुख्य वस्तु नील ही थी। याद रखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए आई थी तो इसके व्यापार की मुख्य वस्तु क्या थी, नील थी। प्रारंभ में कंपनी अंग्रेज खेतीहरों को रकम उधार देकर खेती करवाते थे। स्टार्ट में ये लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ को आप जब तक आदत नहीं दिलवाएंगे, जैसे कि पढ़ने की आदत, रटने की आदत, याद करने की आदत, अगर इसको डेली कैसे किया जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते हम लोग अभ्यासरत हो जाते हैं, उसी तरह से क्या है, वो लोग क्या करते थे, तो रकम, चूंकि पैसा की कमी थी तो पैसा देकर, उधार देकर, कर्ज देकर खेती करवाते थे।
परंतु बंगाल के सुतनौती और गोविंदपुर की जमींदार उन्होंने बंगाल के नवाब से प्राप्त कर लिया और वहां नील की व्यावसायिक खेती करना शुरू कर दिया। तभी से भारतीय किसानों पर अत्याचार भी बरसने लगे। मानव रक्त से रंजित हुए बिना नील की कोई गांठ यूरोप नहीं पहुंचती थी। मतलब मनुष्य के खून से रंगे हुए बिना कोई भी नील की जो गठरी बनती थी वो गांठ यूरोप नहीं पहुंचती थी। विश्व बाजार में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नील ले आए, आर्टिफिशियल इंडिगो नील ले आए, जिससे भारतीय नील का भाव प्रति मन 234 रुपया से गिरकर 100 रुपया प्रति मन हो जाता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। जानते हैं आपके प्रथम विश्व युद्ध कब 1914 में शुरू हो जाता है, जिससे विश्व की मंडी में जर्मनी का कृत्रिम नील का आना बंद हो जाता है। तो यहीं से शुरू होता है मेन कहानी। क्या है, जब जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो जो आर्टिफिशियल नील बन रहा था तो वो क्या हो गया, आना बंद हो गया और भारतीय नील की मांग बढ़ जाती है। बिहारी नील का भाव 675 रुपया प्रति मन तक पहुंच जाता है। इससे नील के अंग्रेज व्यापारियों के पास धन की वर्षा होने लग जाती है। वे किसानों से जबरन नील की खेती में बढ़ोतरी करने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। नील की खेती करवाने के तरीके क्या हैं, कैसे करवाते थे, तो ये क्वेश्चन इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि 66वीं में भी 3 कटिया जो है पद्धति उसके बारे में पूछा हुआ है। नील के अंग्रेज व्यापारी बिहार में 2 तरीके से नील की खेती करवाते थे, एक जीरात तथा आसामीबार। अब जीरात क्या है ये भी जान लें। जीरात के अंतर्गत वे अपने सीधी देख रेख में अपने हल बैल की सहायता से नील की खेती करवाते थे। मतलब जीरात का मतलब क्या हुआ, जीरात के अंतर्गत मतलब अंग्रेज लोग नील की खेती 2 तरह से करवाते थे, एक जीरात एक आसामीबार। तो जीरात के अंदर का मतलब वे खुद से करवाना, अपने देख रेख सीधे अपने हल बैल की सहायता, अपने जो भी इक्विपमेंट की सहायता लेके उसे करवाना। इसके लिए वे रैयतों को नियुक्त करते थे और उनके रैयतों के हल बैल को अपने लिए सुरक्षित कर लेते थे। ऐसे रैयत उनके बंधन में रहते थे, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलता था। तो यहाँ भी शोषण हो रहा है। अब है आसामीबार व्यवस्था में कोठी वाला साहब रैयतों के द्वारा उन्हीं के खेत में नील खेती करवाते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे अधिक प्रचलित तरीका थी 3 कटिया पद्धति। याद रखेंगे 3 कटिया का मतलब क्या होता है। 3 कटिया चंपारण में सर्वाधिक प्रचलित था। 3 कटिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 कटिया चंपारण में सर्वाधिक प्रचलित था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि रैयतों को अपने प्रति बीघा खेत में से 1 बीघा में से 3 कट्ठे में अथवा कोठी के खेत में 25 से 30 वर्ष तक लिखित शर्त के अनुसार, मतलब समझिए 3 कट्ठिया क्या है, 1 बीघा खेत में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना, शर्त के अनुसार नील उपजाना पड़ता था। इसके लिए औपचारिक रूप से सट्टा के अनुसार उसे मूल्य मिलता था। इस प्रथा से नीलों को सर्वाधिक लाभ पहुंचा। नीलों समझ गए, नील के जो व्यापारी हैं नीलों को सर्वाधिक लाभ पहुंचता था। दूसरी ओर रैयत को काफी नुकसान पहुंचता था। एक अन्य तरीका था खुशकी या कुरतौली कहे जाते थे। कुरतौली के अंतर्गत रैयतों का सबसे अधिक शोषण होता था। यह प्रथा चंपारण में बहुत विस्तृत से प्रचलित नहीं था। इसके अंतर्गत रैयत अपना सारा खेत और अपना घर भी कुछ अरसे के लिए नील्हे के पास बंधक रख देता था। बंधक की अवधि उसकी सारी जिंदगी या उसके आने वाले पीढ़ी के लिए भी हो सकती थी। इस तरह वह क्या करता था, गुलामी के जंजीरों में बंधा रह जाता था, जिससे निकलना उसके लिए असंभव था। अब बात करें शोषण व अत्याचार के विरुद्ध क्या हुआ, किन्होंने पहल किया। तो शोषण और अत्याचार के विरुद्ध राजकुमार शुक्ल ने पहल किया। किन्होंने, तो राजकुमार शुक्ल ने पहल किया। याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। चंपारण के नील्हों में सबसे क्रूर बेलवा कोठी का एसी एमन था। सबसे जो क्रूर था चंपारण में कौन था, एसी एमन था। सतवड़िया गांव के राजकुमार, याद रखिएगा कहाँ के थे राजकुमार शुक्ल, तो राजकुमार शुक्ल थे सतवड़िया गांव के। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे
पीटी में जो है पॉइंट वाइज पॉइंट आप पढ़ते चले, एक एक पॉइंट को समझिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो सतवरिया गांव के राजकुमार शुक्ल उससे बहुत प्रीत था। किससे? तो एससी एमन से। वह चाबुक लेकर निकलता तो दूर दूर तक आतंक फैल जाता। रैयतों पर एमन का अत्याचार बढ़ता गया। राजकुमार शुक्ल उसकी सियासत लेकर थाने पहुंचे। शिकायत लेकर कहाँ पहुंचे? तो थाने पहुंचे। उल्टे राजकुमार शुक्ल को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे। इसी क्रम में मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद, धरणधीर प्रसाद, कचहरी का कातिब पीर मोहम्मद, मुनीस संत राउत, शीतल राय, शेख गुलाम से वह मिले। कानपुर जाकर समाचार पत्र प्रताप, याद रखिए कौन सा समाचार पत्र? तो प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर नीलों के अत्याचार के संबंध में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले इनका क्या कार्य हुआ कि कानपुर जाकर राजकुमार शुक्ल ने प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर नीलों यानी नीलों के व्यापारियों के अत्याचार के संबंध में उन्होंने बताया। तब विद्यार्थी जी ने क्या किया? ये जो थे शंकर विद्यार्थी ने क्या किया? तो विद्यार्थी जी ने 4 जनवरी 1915, कब? तो 4 जनवरी 1915 के अंक में चंपारण में अंधेरा, किस नाम से? चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया और उन्हें गांधी जी से मिलने की सलाह दी। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने की सलाह किसने दी? तो शंकर विद्यार्थी ने। शंकर विद्यार्थी कौन थे? तो शंकर विद्यार्थी समाचार पत्र प्रताप के संपादक थे। विद्यार्थी जी ने कब छापा चंपारण में अंधेरा? तो 4 जनवरी 1915 के अंक में। और उन्हें क्या सलाह दी? तो उन्हें सलाह दी शंकर विद्यार्थी ने कि आप गांधी जी से जाके मिलो। अब गांधी जी से मिलते हैं कौन? राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के सभापतित्व में 26 से 30 दिसंबर 1916 तक कांग्रेस का अधिवेशन होना तय हुआ था। याद रख लीजिएगा, लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? सभापति थे। उसमें क्या? तो 26 से 30 दिसंबर 1916 तक कांग्रेस का अधिवेशन होना फिक्स्ड हुआ था। तो लोकमान्य तिलक भी इस अधिवेशन में भाग लेने आए थे। कौन आए थे? तो लोकमान्य तिलक। याद रखिए कहाँ का अधिवेशन? तो लखनऊ का अधिवेशन। कब? तो 26 से 30 दिसंबर 1916। इसलिए जनता में काफी उत्साह था। करीब 2300 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में पहुंचे थे, जिनमें चंपारण के नीलों से उत्पीड़ित रैयतों के प्रतिनिधि के लिए रूप में हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राम दयालु साहू और पीर मोहम्मद मुनीस और राजकुमार शुक्ल भी थे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और नीलों के अत्याचारों का वर्णन उन्हें सुनाया। प्रतिनिधियों के पहल पर अधिवेशन में चंपारण से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वे स्वयं चंपारण चलकर वहां के रैयतों की दयनीय दशा अपनी आंखों से देख लें। राजकुमार शुक्ल चारों तरफ निराशा के घटाटोप के बीच अपने अदम्य साहस के साथ आशावंत होकर वे नील के धब्बे को सदा सदा के लिए धो डालना चाहते थे। चंपारण की भूमि पर पड़े ये नील के धब्बे उन्हें बेचैन किए रहते थे, राजकुमार शुक्ल को। अब आइए कि पत्र पत्रिका में कैसे इसका विरोध हुआ, ये भी हम लोग देखेंगे। पत्र पत्रिका रैयतों की दुख स्थिति को लेकर हिंदी बिहारी, अमृत बाजार पत्रिका, देश, पाटलिपुत्र, सर्चलाइट, मिथिला, मिहिर, भारत मित्र, हितवार्ता, प्रताप, हिंदी, बंगवासी,
अभ्युदय, हिंदी का केसरी आदि पत्र पत्रिकाओं में चंपारण के रैयतों पर हो रहे अत्याचार संबंधी लेख व समाचार प्रकाशित होने लगे। इससे एक जनमत तैयार होने लगी और बिहारी के संपादक महेश्वर प्रसाद ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बिहार में प्लांट्स और रैयत शीर्षक से 6 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। इससे बिहार के उपराज्यपाल नाराज हो गए तथा महेश्वर प्रसाद को पत्र से हटने के लिए बाध्य कर दिया। प्रताप ने 13 मार्च 1917 को चंपारण संबंधी एक लेख प्रकाशित किया जिससे उत्तेजना फैल गई। प्रताप का वह वाक्य काफी प्रभावकारी थी। अन्याय से पीड़ित लोगों की आह परमात्मा तक का आसान डुला देती है। इसका असर आम जनता एवं औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार दोनों पर पड़ी और अमृत बाजार पत्रिका में प्रांतीय सरकार के 18 जनवरी 1915 के एक आदेश पर विरोध प्रकट किया गया था। भारत मित्र के कई अंकों में लेजिस्लेटिव काउंसिल से में ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में सरकार द्वारा टाल मटोल भरे जवाब पर असंतोष प्रकट किया गया था। तो क्या हुआ, 29 नवंबर 1914 को प्रताप में एक दुखी हृदय के छदम नाम से 1914 में रखिएगा, इस संदर्भ में एक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें चंपारण में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत की गई थी। चंपारण के किसानों एवं रैयतों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध में कानपुर का प्रताप सर्वाधिक मुखर रही थी। याद रखिएगा, प्रताप सबसे प्रभावी रही थी, मुखर रही थी। 17 जनवरी 1916 को प्रताप प्रेस से प्रार्थना नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया। इसमें चंपारण के 19 लाख किसानों एवं रैयतों की हृदय विदारक वर्णन थी। जय प्रार्थना, प्रताप, कानपुर। साथ ही समस्या समाधान हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए गए थे। प्रार्थना की प्रतियां चंपारण में वितरित किया गया। सरकार ने 16 मार्च 1916 को प्रार्थना पुस्तिका को जब्त करने का आदेश दिया। बिहार के 30 लाख किसानों के विद्रोह के भय से पुलिस ने जब्त करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई। इस जुर्म में कई पत्र पत्रिकाएं बंद भी करा दिए गए। कई लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, परंतु अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए भी पत्र पत्रिकाएं नीलहों के अत्याचार को सामने लाते रहे। इससे एक ओर जनाक्रोश व राष्ट्रीयता का विकास हुआ तो दूसरी ओर इस बढ़ते जनाक्रोश को दबाने हेतु सरकार ने कुछ ऐसे लुभाव में एवं कुछ कटीले नीतियां भी बनाई। तो क्या, तो गांधी जी का चंपारण आगमन अब होगा। अब गांधी जी कहाँ आएंगे? चंपारण। गांधी जी 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण पहुंचने के लिए पटना के लिए रवाना हो गए। 9 अप्रैल 1917 याद रखेंगे। किनके साथ? तो राजकुमार शुक्ल के साथ चल पड़े। पटना में मजहरूल हक के यहाँ ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? मजहरूल हक, जो मजहरूल हक स्टेडियम। पटना से मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान किया। रात्रि 10 बजे पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर जेबी कृपलानी सहित वहां के बुद्धिजीवियों, कांग्रेसियों, छात्रों ने उनका स्वागत किया। चंपारण के किसान भी बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर पहुंचे। अपनी करुण कहानी उन्हें सुनाई। चंपारण की वस्तु स्थिति की जांच प्रक्रिया आरंभ करने तथा मोतिहारी जाने से पूर्व गांधी जी नीलवर संघ के सचिव J.M. विल्सन तथा तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त L.F. मार्शेड से 13 अप्रैल को मिले। आयुक्त मार्शेड ने गांधी जी को बाहरी व्यक्ति बताते हुए उन्हें अविलंब तिरहुत छोड़ देने को कहा। अतः वे धरणीधर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद और गोरख प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल आदि के साथ मोतिहारी चले गए। आगे क्या होता है? गांधी जी मोतिहारी में कब पहुंचे? तो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी के जसौली गांव जाकर रैयतों से बयान लिए। किस गांव जाके? तो जसौली गांव, याद रखिएगा। जसौली गांव कब? तो 16 अप्रैल 1917 को जाकर रैयतों से बयान लिया। चंद्रिया गांव का दौरा कर रहे थे कि उन्हें चंपारण छोड़ने संबंधी सम्मन आ गई।
अंग्रेजों को आशंका थी कि गांधी उपद्रव कराने के लिए ही चंपारण आए हुए हैं। वह बाहरी व्यक्ति है, वह जानबूझकर प्लॉटरों एवं रैयतों के बीच टांग अड़ा रहा है, इसलिए उसे चंपारण से अविलंब जाना होगा। प्रशासन भी नीलहों के सहयोग कर रही थी, नील व्यापारियों की सहयोग कर रही थी। उसी बीच क्या हुआ, 18 अप्रैल से जून 1917 तक गांधी जी जसौली, चंद्रिया, बैरिया, बेलवा, परसा, ढोकराहा, लोहरिया, ओल्हा, खनमिया, सकरी, काठा, छतौनी, ओलवा, मझरिया, तुलकोलिया, बरहरवा सहित मोतिहारी, छपरा, मुजफ्फरपुर के सैकड़ों गांव का दौरा कर पीड़ितों के बयान लिए। जून 1917 तक 4000 रैयतों ने अपने बयान दर्ज करवाए। 4000 युवा स्वयंसेवक उनके बयान लिखकर नेताओं के पास जमा कराते थे। जिस गांव में पहुंचे थे बयान लिखवाने, वहां रैयतों की भीड़ लग जाती थी। झूठी बयान दर्ज कराने के लिए नीलहे अपने आदमी भी भेजने लगे। इसके लिए उनका आदमी भी आने लगा कि अपना झूठा बयान दर्ज करवाने के लिए, जो नीलहों की प्रशंसा में हुआ करता था। शिकायतों को 2 श्रेणी में रखा जाता था। पहला तात्कालिक समस्या, दूसरा परंपरागत तरीकों से चली आ रही समस्या। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही बयान तैयार हो जाता है तो जांच कमेटी का गठन होता है। प्रथम विश्व युद्ध चरम पर थी। विश्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई बढ़ गई थी, आवश्यक सामान भी नहीं मिल रहे थे, गरीब और गरीब हो गए थे। भारत के सभी संसाधन युद्ध के लिए प्रयुक्त कर दिया गया था, जिससे आम जनता क्या थी तो बेहाल थी। इसी दौरान रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसमें अंग्रेज संशंकित हो उठे। लोकमान्य तिलक के प्रभाव से भी भयभीत थे, इसलिए भारत में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने समझौते का रास्ता अख्तियार किया। गांधी जी मुख्य सचिव को लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए पत्र लिखा। बिहार के मुख्य सचिव ने गांधी जी के पत्र का जवाब 26 मई 1917 को दिया। 4 जून 1917 को रांची जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने को कहा। गांधी जी 2 जून 1917 को पटना से चलकर 3 जून को रांची पहुंचे। गांधी जी रांची आर्य समाज के प्रधान बैरिस्टर श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे। दोनों ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। बातचीत 4 जून के बजाय 5 जून को हुई, क्योंकि बैठक में मुख्य सचिव को भी भाग लेना था। गवर्नर एडवर्ड एल्बर्ट गेट ने गांधी जी से कहा, इस स्थिति को समाप्त करना होगा, क्योंकि यह बड़ी तेजी से खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। बातचीत के क्रम में यह तय हुआ कि चंपारण संबंधी एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष अन्य प्रांत के राजस्व अधिकारी सलाई होंगे, याद रखिएगा, सलाई। गोरे जमींदारों के प्रतिनिधि डी रीड तथा भारतीय काले जमींदारों के प्रतिनिधि गांधी जी को रखा गया। याद रखिएगा, इस जांच कमेटी में 2 प्रतिनिधि, एक डी रीड को गोरों के लिए और कालों के लिए यानी भारतीयों के लिए गांधी जी को प्रतिनिधि में रखा गया, जबकि गांधी जी गवाह बनना चाहा। इस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के कमेटी का क्या नाम था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। कमेटी की आरंभिक बैठक रांची में 11 जुलाई 1917 को हुई। चंपारण संबंधी वार्ता के सिलसिले में गांधी जी 6 जून 8 से 11 जुलाई एवं 22 सितंबर से 4 अक्टूबर 1917 तक रांची में 21 दिनों तक रहे थे। रांची में बैरिस्टर श्याम कृष्ण सहाय, नागरमल मोदी, कांत कुमार लाल सहित कई वकील व आर्य समाजी गांधी जी को सहयोग कर रहे थे। जांच समिति ने जिले में भिन्न भिन्न स्थानों में घूम कर रैयतों की असुविधा तथा कष्टों को पूर्ण रूप से जांचकर अपनी अनुशंसा के साथ सरकार के समक्ष सर्वसम्मत प्रतिवेदन अर्पित किया, जिसके आधार पर 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ। याद रखिएगा, चंपारण अधिनियम का जन्म 4 मार्च 1918 को हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 3 कठिया प्रथा को अंत कर दिया गया। याद रखिएगा, 4 मार्च 1918 को जो चंपारण अधिनियम बना, उसी के अधिनियम के आधार पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया, इसकी अंत हो गई तथा रैयतों को लगान भी घटा दिया गया। अब बाब अवैध घोषित हुए और उसके लिए दंड का विधान बना।
सरहवेशी भी तोड़ दिए गए तथा नीलवरों से नगद रुपए वसूल करके रैयतों को लौटा दिए गए। इस तरह चंपारण के रैयतों को गांधी जी के प्रयत्न से एक अन्यायपूर्ण अत्याचारी व्यवस्था से मुक्ति मिली। सत्याग्रह का चंपारण में प्रयोग किया गया तथा जो शांति प्रिय बिहारियों की वजह से सफल रही। इन्हीं का सुफल था कि यह युगों पुरानी प्रथा 6 महीनों में समाप्त हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों बना था, कैसे हुआ था। चलिए आज के लिए धन्यवाद। हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। अब अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 9 में। इसलिए जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन न छूट पाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।